Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूर्व के वीडियोज़ में भी हमने जापानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा, उनकी विशेषताओं की बात करें, वहाँ के एम्परर की बात करी और जापानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम आज लेंगे द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। जापान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, वार्ड एंड मैक्रोडीज। ये डेफिनेशन मैक्रोडीज और वार्ड के द्वारा दी गई थी। मंत्रिमंडल के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमने पूर्व के वीडियोज में भी मेईजी संविधान के बारे में बताया आपको। इसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि मेईजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट की स्थिति क्या थी। कैबिनेट अंडर द मेईजी कॉन्स्टिट्यूशन। मेईजी संविधान में कैबिनेट और प्रधानमंत्री शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु 1889 में इस संविधान को लागू किए जाने के 4 वर्ष पूर्व ही सम्राट के एक अध्यादेश के अनुसार कैबिनेट की स्थापना हो गई थी और संविधान ने भी एक प्रकार से उन्हें मान्यता दे दी थी। अतः संविधान के अनुच्छेद 55 में केवल यही कहा गया था कि राज्य के विभिन्न मंत्री होंगे जो सम्राट को परामर्श देंगे और उनके लिए उत्तरदायी होंगे। अतः मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही की जाती थी और वे सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार मेईजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट मुख्य प्रशासनिक संस्था न होकर मंत्रणा देने वाली समिति के समान ही थी और समस्त कार्यपालिका सत्ता सम्राट में नहीं थी और मंत्री उनके परामर्शदार मात्र थे। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक कैबिनेट की स्थिति अत्यंत दुर्बल थी। प्रिवी काउंसिल, वरिष्ठ परिषद, हाउस ऑफ पीयर्स तथा सेना में शक्ति के विभाजन और दलों की अधिकता के कारण कैबिनेट कभी भी सरकार में अपना उचित स्थान ग्रहण न कर सकी। इस तरह से हम देखेंगे कि मेईजी संविधान के अंतर्गत कैबिनेट की स्थिति क्या थी। तत्पश्चात हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैबिनेट सिस्टम बाय द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान संविधान द्वारा मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की स्थापना। इसके अंतर्गत हम मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की निम्न विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, हेड ऑफ द स्टेट ओनली अ फॉर्मल हेड। मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि राज्य का अध्यक्ष मात्र औपचारिक प्रधान मात्र होता है और कैबिनेट की बैठकों में कोई भाग नहीं लेता। जापान में भी सम्राट भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटिश सम्राट के समान एक नामधारी अध्यक्ष है और प्रशासन के संचालन की वास्तविक शक्तियाँ उत्तरदायी मंत्रिमंडल में निहित है। सम्राट राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक मात्र है। सेकेंडली, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जापान में कैबिनेट ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समान ही डाइट का अभिन्न अंग है और प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों में से चुना जाता है और संविधान के अनुसार अधिकांश मंत्री डाइट के सदस्यों में से ही लिए जाने चाहिए। थर्डली, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। इसे मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जाता है। मेईजी संविधान के अंतर्गत इस सिद्धांत की पूर्णतः अवहेलना भी की गई थी, किंतु वर्तमान संविधान में इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। फोर्थली, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य कर सके, इसके लिए मंत्रिमंडल में पॉलिटिकल होमोजेनिटी, जिसे हम राजनीतिक सजातीयता कहते हैं, आवश्यक है। अतः राजनीतिक सजातीय का तात्पर्य है कि सामान्यतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल में से लिए जाए जिनसे उनके राजनीतिक विचारों में साम्य हो और समान राजनीतिक कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर सके। फिफ्थली, इसके अंतर्गत लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट राजनीतिक खिलाड़ियों की एक टीम के समान है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीति का खेल खेलती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का नेतृत्व मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का एक प्रमुख लक्षण है और मेईजी संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, परंतु नवीन सिद्धांत में उसे कैबिनेट का प्रधान कहा गया है और उसे कैबिनेट पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। तत्पश्चात हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट कि कैबिनेट की रचना किस प्रकार से हुई।
जापान में की कैबिनेट सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा अन्य राज्य मंत्री होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री का मनोनयन डाइट के सदस्यों में डाइट के एक प्रस्ताव द्वारा होगा और प्रधानमंत्री मनोनयन का यह काम डाइट में सबसे पहले किया जाएगा। इसी में संविधान में इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि डाइट प्रधानमंत्री को अपने सदस्यों में से स्वयं चुनती है और उनके द्वारा चुने गए व्यक्तियों को ही सम्राट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। तत्पश्चात हम देखेंगे मंत्रिमंडल के कार्य करने की विधि। मंत्रिमंडल अपना समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही करता है। प्रधानमंत्री का एक कार्यालय होता है जिसका मुख्य एक निदेशक होता है तथा 2 अन्य उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। अतः कार्यालय मंत्रिमंडल बैठकों की कार्यसूची, जिसे हम एजेंडा कहते हैं, तैयार करता है, मंत्रियों के कार्यों में सहायता देता है। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को होती है और बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और उनके अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री करता है और इस तरह की सारी कार्यवाहियाँ गुप्त रखी जाती है और सभी निर्णय सर्वसम्मति से इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। कैबिनेट के बैठकों के लिए कोई गणपूर्ति नहीं है। ब्रिटेन व भारत की भांति जापान की कैबिनेट में भी समितियों का प्रयोग किया जाता है। इस समय 2 प्रमुख समितियां हैं, मिनिस्ट्रियल काउंसिल और नेशनल डिफेंस काउंसिल। तत्पश्चात हम देखेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट जापान की समस्त शासन व्यवस्था का आधार बिंदु है और इसे समस्त प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों में विभूषित किया गया है। अतः कैबिनेट की शक्तियों का अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। नंबर 1, एग्जीक्यूटिव पावर्स। 1889 के मेजी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति सम्राट में नहीं थी और कैबिनेट उसे केवल परामर्श देने का कार्य करती थी, किंतु वर्तमान के अनुच्छेद 65 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित होगी और कैबिनेट ही शासन संबंधी संपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार कर नीति निर्धारण करेंगे और डाइट में उसे स्वीकृत कराएंगे और उसे एक मूर्त रूप प्रदान करेंगे। सेकेंडली, लेजिस्लेटिव पावर्स। जापान में संसदीय व्यवस्था होने के कारण कैबिनेट का डाइट से घनिष्ठ संबंध रहा है और विधायी व कार्यपालिका शक्तियों का एकीकरण भी इसके अंतर्गत हो गया है। अब कैबिनेट न केवल प्रशासन का संचालन बल्कि विधि निर्माण के क्षेत्र में भी डाइट का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करती है और शासन की सर्वोच्च नीति व कार्यक्रम को क्रियान्वित रूप देने के लिए भी प्राय सभी महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रारंभ कैबिनेट के अंतर्गत ही किया जाता है। थर्डली, फाइनेंशियल पावर्स। राष्ट्रीय वित्त पर भी कैबिनेट को पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। बजट अथवा राष्ट्रीय आय व्यय के ब्यौरे का निर्माण, उसे डाइट में प्रस्तुत और स्वीकृत कराना कैबिनेट का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कैबिनेट अपने बहुमत के बल पर बजट पर डाइट की स्वीकृति लेने में भी सफल हो जाती है। इस संबंध में जापान की कैबिनेट की स्थिति भारतीय या ब्रिटिश कैबिनेट के समान है। अतः वित्तीय क्षेत्र में जापान की कैबिनेट अमेरिकी कार्यपालिका की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। फोर्थली, जुडिशियल पावर। न्यायिक क्षेत्र में भी कैबिनेट को कुछ अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश के मनोनयन की शक्ति भी उन्हें प्राप्त है। अनुच्छेद 6 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सम्राट कैबिनेट द्वारा निर्देशित व्यक्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि कैबिनेट ही जापान की वास्तविक कार्यपालिका है और इसे जापान की शासन व्यवस्था में वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटिश शासन में कैबिनेट को प्राप्त है। अतः इस संबंध में सर जॉन मैरियट ने कहा है कि कैबिनेट ही वह दूरी है जिस पर समस्त प्रशासनिक यंत्र घूमता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कैबिनेट एंड डाइट। सबसे पहले जापान में ब्रिटेन के समान ही, चूँकि पूर्व में ही बताया गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तथा संसदीय शासन की एक विशेष बात यह है कि कैबिनेट और संसद जापान के प्रसंग में डाइट में आपसी संबंध के विषय में सैद्धांतिक दृष्टि से स्थिति एक प्रकार की होती है और व्यवहार में दूसरे प्रकार की। अतः जापान में भी स्थिति यही है। सैद्धांतिक दृष्टि से डाइट, जिसे प्रतिनिधि सदन
कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहार में कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं रखती वरन कैबिनेट से नियंत्रित होती है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार इनकी सैद्धांतिक स्थिति कि चूँकि जापान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और सिद्धांत कैबिनेट अपने सभी कार्यों के लिए डाइट के प्रति उत्तरदायी है। डाइट के द्वारा अनेक साधनों के आधार पर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण किया जाता है। डाइट के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं और स्थगन प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं। अतः उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहना संभव है कि डाइट निम्न साधनों के आधार पर कैबिनेट पर नियंत्रण करती है, जैसे पूरक प्रश्न पूछना, मंत्रियों के कार्यों की आलोचना करके, स्थगन प्रस्ताव पारित करके, प्रशासनिक कार्यों की जांच आदि के आधार पर करती। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से डाइट कैबिनेट पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और कैबिनेट का अस्तित्व ही डाइट विशेषतः प्रतिनिधि सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन व्यवहार में अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बताएं तो कैबिनेट और डाइट में आपसी संबंध के विषय में सैद्धांतिक स्थिति मात्र है और जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, संसदीय व्यवस्था वाले अन्य देशों के समान ही जापान में भी कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट के अधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। सैद्धांतिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी व्यवहार में कैबिनेट डाइट पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रही है और यह तथ्य व्यवहार में निम्न प्रकार से स्पष्ट होता है। विधायी क्षेत्र में कैबिनेट की सर्वोच्चता रहती है। चूँकि वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक जटिल व प्राविधिक, जिसे हम टेक्निकल हो गया है, और डाइट के सदस्य सामान्य योग्यता के व्यक्ति होने के कारण व्यवहार में स्वयं और अपनी ही पहल पर कानून का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अतः सभी महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा ही तैयार कर डाइट में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा डाइट में अपने बहुमत के बल पर उन्हें स्वीकार करवा लेती है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के समान जापान में भी डेलीगेट लेजिस्लेशन की प्रथा का विकास हो गया है, जिनके अनुसार डाइट कानून को केवल मोटी रूपरेखा ही तैयार करती है। उनके अनुरूप विवरण तैयार करने तथा आदेश जारी करने का अधिकार मंत्रिमंडल का होता है। सेकेंडली, इसी के अंतर्गत कार्यपालिका क्षेत्र है। अतः डाइट के सदस्य प्रश्न और आलोचना आदि के माध्यम से मंत्रिमंडल पर कुछ नियंत्रण तो अवश्य ही रखते हैं, किंतु अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को पद से हटाने का कार्य अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही किया जाता है। थर्डली, वित्तीय क्षेत्र के अंदर लोक सदन द्वारा बजट में कटौती करने की बात सैद्धांतिक है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, लोक सदन वह कार्य कभी भी नहीं करता। आय व्यय और अन्य सभी वित्तीय प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति व्यवहार में मंत्रिमंडल को ही प्राप्त है। इस प्रकार विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय अर्थात सभी क्षेत्रों में कैबिनेट की सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त है। तत्पश्चात हम कहेंगे कि मंत्रिमंडल की महत्ता का क्या कारण है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि कैबिनेट तथा डाइट के पारस्परिक संबंधों में कैबिनेट की बढ़ती हुई शक्ति के कारण बदलाए जा सकते हैं, जिनमें एक प्रमुख कारण है कि कैबिनेट के प्रतिनिधि सदन को भंग करने की शक्ति और शासन की नीतियों का विरोध करने वाले डाइट के सदस्यों को नियंत्रण रखने में यह एक प्रभावशाली साधन है। तत्पश्चात हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर। संविधान के अनुच्छेद 66 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जापान में प्रधानमंत्री पद संविधान की रचना है और ब्रिटेन की भांति विकास का परिणाम नहीं है। अतः प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की अगर हम चर्चा करें तो संविधान के अनुच्छेद 6 और 67 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की संबंधित व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 6 के अनुसार सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और अनुच्छेद 67 के अनुसार डाइट के प्रस्ताव द्वारा डाइट के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री का मनोनयन किया जाएगा और यह मनोनयन अन्य सभी कार्यों से पहले होगा। इस प्रकार सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति मात्र एक औपचारिकता है। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसका डाइट में मनोनयन किया हो। अतः संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए डाइट के निम्न सदन, जिसे हम प्रतिनिधि सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है और वह प्रतिनिधि सदन या सभा सदन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 6 और 67 के अंतर्गत इस बात को कहा गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ।
जिसके अंतर्गत उनके कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन से अधिकार उनको प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे, चूँकि संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 65 से पहले अनुच्छेद 65 से अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल की रचना एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है और इन्हीं अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत हम निम्न शक्तियों की बात करेंगे। सबसे पहले मंत्रिमंडल का प्रधान, अर्थात मंत्रिमंडल के निर्णय, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति। इसका मतलब ये है कि संवैधानिक उपबंधों के आधार पर कैबिनेट में प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता की स्थिति प्रदान की गई है और व्यवहार में भी उसे अपने सहयोगियों में सर्वोच्चता प्राप्त है। अनुच्छेद 69 में प्रधानमंत्री को कैबिनेट का प्रमुख बतलाया गया है और अनुच्छेद 68 में स्पष्ट कहा गया है कि उसे अन्य मंत्रियों को नियुक्त और पद से हटा करने की शक्ति भी प्राप्त होगी। अतः प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल के निर्माण बल्कि उनके अंत में भी उसको केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। अतः प्रधानमंत्री का त्यागपत्र न केवल प्रधानमंत्री का वरन समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाएगा। अतः मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 70 के अनुसार यदि प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए तो समस्त कैबिनेट के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाना चाहिए। सेकेंडली, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल के समस्त कार्य संचालन का नेतृत्व करता है और वह मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व भी करता है तथा मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची भी तैयार करता है। इस स्थिति में सामान्यतः प्रधानमंत्री का मत प्रभावपूर्ण नहीं बल्कि निर्णायक भी होता है। यद्यपि कैबिनेट के सभी सदस्यों के विचारों का महत्व है, किंतु अंतिम रूप से प्रधानमंत्री का निर्णय ही मान्य होता है। थर्डली, प्रशासन पर नियंत्रण। चूँकि प्रधानमंत्री समस्त शासन का प्रमुख है और समस्त प्रशासन पर नियंत्रण करना प्रधानमंत्री का अधिकार भी है और उसका दायित्व भी है, इस दृष्टि से वह मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है, उन्हें आवश्यक निर्देशन, प्रोत्साहन तथा चेतावनी देता है और उनका निरीक्षण करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। अतः प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फोर्थली, परराष्ट्रीय संबंधों के संचालन की बात करेंगे। चूँकि प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन है, परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उनके पास हो या ना हो, परराष्ट्रीय संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उनका ही समझा जाता है और दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर भी जापान की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। वस्तुतः प्रधानमंत्री सदैव ही वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता रहा है। फिफ्थली, डाइट का नेतृत्व। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल बल्कि डाइट का भी प्रधान होता है। वस्तुतः डाइट का नेता होने के कारण उसे प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद भी वह डाइट का नेता बना रहता है। अतः वह डाइट में मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रवक्ता होता है और उसके द्वारा डाइट और मंत्रिमंडल के बीच संपर्क सूत्र का कार्य किया जाता है और सभासद सदन का वह एक नेता नियुक्त कर देता है और सदन में उनका प्रतिनिधित्व करता है। सिक्सथली, मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच कड़ी की भूमिका निभाता है। कोई अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना सम्राट से भेंट नहीं कर सकता। अतः जापान का संविधान सम्राट की सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता। अतः जापान में यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह सम्राट को कोई सूचना दे अथवा ना दे। सेवंथली, प्रधानमंत्री दल का सर्वोच्च नेता होता है और प्रधानमंत्री इस नाते अपने दल में एकता, अनुशासन और संगठन बनाए करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। 8, इसके अंतर्गत हम करेंगे पावर्स ऑफ पैट्रोनेज। कृपा और संरक्षण की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री को कृपा और संरक्षण की बहुत अधिक व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। विदेशों में जापान के राजदूतों, विभिन्न आयोगों और समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा अनेक पदों पर नियुक्तियाँ उसी के द्वारा की जाती है। 1982 में इस प्रकार की समितियों, आयोगों और संस्थाओं की संख्या 68 थी और उनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को पद और सम्मान प्रदान कर अपनी स्थिति को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एंड 9, आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स।
जापान के संविधान में भी कुछ आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। अतः संविधान आपातकालीन शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित रहती है, परंतु इसका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च शासक है। उसकी शक्तियाँ असाधारण और असीम है। और मेजी संविधान के अंतर्गत जो शक्तियाँ सम्राट, प्रिवी काउंसिल और सुप्रीम कमांड और आदि संस्थाओं को प्राप्त थी, वे आज मंत्रिमंडल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को प्राप्त है। अतः प्राइम मिनिस्टर संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है और वह एक राष्ट्र का सर्वोच्च नायक है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान ही जापान की राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री का स्थान सर्वोच्च है। वस्तुतः यदि कैबिनेट शासन रूपी जहाज की चालक मशीन है तो प्रधानमंत्री उसका चालक या कप्तान है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च शासक और राष्ट्र का प्रमुख नायक होता है। इस तरह से हमने आज के वीडियो के अंतर्गत मंत्रिमंडल, कैबिनेट और प्रधानमंत्री के बारे में समझा कि किस तरह से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, कैबिनेट बनती है और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति और उनको कौन कौन से पावर दिए गए हैं और किस तरह से वह वास्तविक शासक होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कल नए टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद।